नमस्कार साथियों, मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आप लोगों की एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ 5 पार्ट डिस्कस किए हैं। आज ये मैं आप लोगों के साथ 6 पार्ट लेके आया हूं। ये 21 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और देर न करते हुए चलिए आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात आपसे पूछा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका एक मार्क प्राइस अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य अगर 12 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 5 होगा। तो अंकित मूल्य 12 है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 5। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो अंकित मूल्य 12 है ये बेटा, तो विक्रय मूल्य एसपी 12 का ही 5/12 में बेचा गया है तो आपका एसपी कितना आ जाएगा बेटा? 5। इस तरह से जो नीचे वाला है वो अंकित मूल्य, ऊपर वाला आपका विक्रय मूल्य। और कह रहा है बेचने पर 50% की हानि होती है, तो मतलब अगर 100 में चीज खरीदी होगी, 50% की हानि हुई तो कितने में बेच रहा है? 50% में ही तो बेच रहा है बेटा। तो 50% बराबर किसके है बेटा? आपका 5 के। तो 100% कोई भी चीज सीपी 100% हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5/50 गुणते कितना कर दोगे? 100। तो बेटा कितना आ जाएगा आपका? 10। तो यहां पर सीपी आपका कितना आ गया? 10। आपसे यही अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात पूछा गया, मार्क प्राइस और सीपी के बीच अनुपात पूछा गया। तो आपका मार्क प्राइस 12 है और क्रय मूल्य कितना है? 10। अभी ये कट रहा है तो इसको कट कर दोगे तो ये कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया बेटा? आपका 5। तो इस तरह से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात कितना आ गया? 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। यदि यू को वी से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो 5% कितना होता है बेटा? 1/20। किसको? यू को वी से। अगर वी को कितने मिले होंगे? 20। तो यू को कितना? 1 उससे ज्यादा मिला होगा। तो यू को वी से, तो वी को कितना मिला बेटा? 20। वी को कितना मिला? 20। तो यू को कितना मिलेगा बेटा? 21। तो आपसे पूछा गया है तो v के अंक u के अंक से कितना प्रतिशत कम है? तो v के अंक u के अंक से कितना कम है? 1 कम है। किससे? u से। u से कितना कम है? तो जिससे कहा जाता है उसी को नीचे रखते हैं। 1/21 कम है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो 100 में 21 का भाग करेंगे, 21 चौको 84। तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है यही आपका 4 पॉइंट करके स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4.7। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स बिंदु पी से एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद कोई एक बिंदु पी है। पी से कौन चलना चालू करता है? एक्स। और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चलना चालू करता है। उसके 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से, वाई भी उसी बिंदु पी से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। तो वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा? अब अच्छा देखिए बेटा, ये जो x है इसने 6 घंटा पहले चल लिया, तो 1 घंटा में 12, तो 6 घंटा में कितनी दूरी चल लिया होगा बेटा? 72 किलोमीटर तो ये दूरी चल चुका है जब y ने चालू किया। तो मान लेते हैं यहां पर कहीं पर क्या पहुंच गया बेटा? x पहुंच गया। तो इनके x और y के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी आ गई बेटा? 72 किलोमीटर की दूरी। अब देखो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में x जा रहा है उसी डायरेक्शन में y जा रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। तो ये 16 है, वो कितना है बेटा? 12। तो कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब इनको कितनी दूरी कवर करना है? y को 72। तो कितने घंटे लगेंगे y को? तो 72 को क्या कर दोगे बेटा? 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 एकम 4 और 4 32। तो कितना आ जाएगा बेटा? 18 घंटे लगेंगे y को x को पकड़ने में या x को क्रॉस करने में। अगर आपसे समय पूछा जाता तो 18 घंटे, लेकिन आपसे क्या पूछी गई है? y x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा।
तो जो y ने कुल कितने घंटे चला बेटा, 18 घंटे चले हैं। तो P से 18 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी बेटा तय करता है, 1 घंटे में तय करता है 16 किलोमीटर y। तो 18 घंटे में कितनी दूरी तय कर लिया होगा, 16 अट्ठे 128, तो 8 आ गया, कैरी 12 आ गया, 16 में 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 28। तो 288 किलोमीटर की दूरी पर उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा या उससे मिल जाएगा। ठीक ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6,600 रुपए है और 4,752 रुपए है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य आपका दे रखा है। मार्क प्राइस आपका कितना दे रखा है बेटा, 6,600, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका, 4752 दे रखा है। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर सकते हैं तो इसको यहीं पर कट कर लीजिए, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं, बात तो वही चीज है, चाहे यहां पर कट करिए चाहे वहां पर कट करिए। अगर ये हमको दिख रहा है यह 11 से है, तो ये भी कहीं ना कहीं 11 से कट रहा होगा। देखिए 11 छक्का 66, तो ये कितना आ गया 600, 11 चौको 44, 3 बचा, 11 तिया 33, 2 बचा, 11 दूनी 22। अभी देखिए 6 से और कट रहा होगा, तो 6, ये 100 बच गया, और ये 7 बार चला गया, 6 दूनी 12। तो ये 100 से 100 वाली चीज हम कितने में बेच रहे हैं, 72 में। जिसका अंकित मूल्य 100 था उसको हम 72 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए इसमें छूट दे रहे हैं, 28। तो 28% ही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य, 5 का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य एसपी के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो सीपी है, इसके नीचे हम किसको ले आएंगे, ये एसपी को ले आए, और ये यहाँ पर जो 3 बराबर था उसको वहीं रखे रहने दिया, और ये जो 5 था सीपी के साथ उसको सामने नीचे ले गए। तो आपको क्या समझ में आ गया कि 3 रुपए के अगर कोई वस्तु खरीदी होगी तो बेच कितने में रहे हैं, 5 में। तो बेटा यहां से हमको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का प्रॉफिट दिख गया बेटा, 2 रुपए का प्रॉफिट दिख गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज 2 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। कितने में चीज खरीदी थी, 3 में, तो 3 में। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग। तो 2/3 वैसे भी 66 सही, 2/3 होता है या 66.66% होता है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, 66.66% आपका आंसर आ गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए हमने ऐसे बताया, लेकिन जैसे अब इसको करना हो, 1-2 बार करोगे तो आप लोगों के दिमाग में क्या रहना चाहिए, जो चीज क्रय मूल्य के साथ लिखी होती है वो विक्रय मूल्य होती है। तो जैसे क्रय मूल्य के साथ इसको देखो तो ये क्या, अगर वो चीजें आपस में बराबर हैं तो इसको क्या मानोगे, विक्रय मूल्य। जो चीज विक्रय मूल्य के साथ लिखी होती है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। इसको क्या सीधे तुरंत दिमाग में रखोगे, क्रय मूल्य है। अच्छा, 5 का विक्रय मूल्य है और 3 का क्रय मूल्य, आपको ऐसे पूरा ये खाका बराबर में नहीं लिखना है, आपको यहीं पर देखना है कि 5 को हम बेच रहे हैं, 3 के खरीदा था, सीधे उल्टा देख लो ना यहीं से। तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 2 में। हमेशा लाभ किस पर मिलता है, सीपी में, तो 3 की चीज थी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यही आपका कितना 66.66% या 66 सही 2/3% आपका आंसर आ जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जान ने एक बैंक में $1,000 जमा किए, जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर प्रदान करता है। 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिला। अच्छा, 1 वर्ष में उसे 5%, तो 2 वर्ष में कितना प्रतिशत मिला होगा, 10%। तो 1,000 का सीधे हम 10% निकाल देते, 10% निकालने के लिए एक अंक पहले पॉइंट लगा देते, तो हमको कितना ब्याज मिला होता बेटा, $100 का ब्याज मिल जाता। तो आपका आंसर क्या आ जाता, तीसरा। जिनको नहीं आ रहा है तो यह सही बराबर बेटा क्या होता है आपका, PR T/100। तो प्रिंसिपल आपका $1,000 है, और रेट आपका 5, और टाइम 2, अपॉन क्या कर दोगे 100, तो ये 0000 कट गया, तो ये आपका कितना बन गया बेटा, 100। तो $100 आपका आंसर। आप डायरेक्ट देखा करिए, 5 दूना 10, तो 10% आपको 1 वर्ष के लिए 5%, तो 2 वर्ष के, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो 10% मिलता, सीधे 1,000 का 10% निकाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% कितना होता है बेटा, 1/5। तो 5 की चीज कितनी कर दी जाएगी, 6 में। फिर 30% की कमी करी जाती है, तो 30% कितना होता है, 3/10। तो 10 की चीज कितना, 3 कम करके कितना हो जाएगा बेटा, 7।
ए का अंतिम मान, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। मान लिया पहला प्रारंभिक मान कितना था 100, इसमें 20% वृद्धि होती है, तो जो 5 वाली चीज थी वो कितनी हो जाएगी बेटा, ऊपर वाला ही बढ़ जाता है, तो 5 वाली चीज कितनी हो जाएगी, वही ऊपर एक वाला बढ़ के चला गया 6। अब अगर इसके बाद बातचीत करते हैं, 30% की कमी होती है तो 10 की चीज कितने की हो जाएगी बेटा, 3 कम होके चला जाएगा, तो 10 की चीज कितने की हो जाएगी, 7 में। ठीक ना। अब देखिए ये क्या हो गया 50, 5 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 50, 50 दूना कितना आ गया बेटा 100, और 7 छंग 42, और 42 दूना कितना आ गया बेटा 84, कितना आ गया 84। तो जो चीज 100 थी अब वो फाइनली जाके बची कितनी है जाके बेटा 84, तो वही आपसे पूछ रहा था। तो ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, तो अब 84 बचा है, तो यही कितना मान है 100 का, 100 में ही पूछा गया, तो ऑलरेडी आपका 84% ही है, यही आंसर आ गया। ठीक ना। और कई सारे तरीके से कर सकते हो, तो जिससे आपको ऐसे भी कर सकते हो, अगर शुरुआत में कितना था बेटा 100 था, पहले 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120 हो गया, फिर अब 30% की कमी हो रही, तो 120 का 30%, तो 10% 12 होता है, 30% 36 हो गया, तो इसी में 36 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 84। 100 था अब कितना हो गया 84 हो गया, तो कितना परसेंट है ये 100 का, तो 84% ही आ गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 7 घंटे में कर सकता है, ए कितने घंटे में बेटा कर सकता है, 7 घंटे में कर सकता है। बी और सी इसे 21/4 घंटे में कर सकता है, जबकि सी और ए इसे 7/2 घंटे में कर सकता है, तो बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब अगर बातचीत करते हैं कुल काम, ये 7 है, ये 21 है, ये 7 है, तो कुल काम इन्हीं का एलसीएम, तो कुल काम कितना आ गया बेटा 21, कुल काम 21 आ गया। 7 से इसको भाग करेंगे तो ये कितनी आ गई बेटा, ये कैपेसिटी, ये क्षमता आ गई। 21 से भाग 21 में 21/4 का जैसे भाग करोगे तो ये तो पूरा पूरा कटेगा, ये एक आ गया 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितनी आ जाएगी इसकी कैपेसिटी 4, और 21 को 7 से भाग करेंगे तो बेटा 3 आएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 6। इस तरह के इनकी कैपेसिटी आ गई। अब यहां पर देखिए बेटा ए कितना काम करता है, 3 करता है, जबकि सी और ए कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। देखिए सी प्लस ए आपको मालूम है 3 काम करता है, और सी ए कितना काम कर रहा है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर सी कितना काम बेटा कर रहा होगा, 3 सी भी कर रहा होगा, तो हमको मालूम चल गया सी की कैपेसिटी कितनी है 3। अब आपको यहाँ पर देखिए बी सी, तो सी आपको मालूम है 3 काम कर रहा है, और बी और सी दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो बी यहाँ पर कितना काम कर रहा होगा बेटा, एक काम कर रहा होगा, तो बी की भी कैपेसिटी आपको मालूम चल गई, एक दिन में एक काम करता है, और पूरा काम कितना है 21, तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, 21 काम को 1 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर बेटा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, हम मान लेते हैं पहली ए है दूसरी बी है, तो दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, दूसरी अगर 2 होती तो पहली कितनी होती, इसकी आधी होती, 1 होती। यदि उनका औसत 15 है, तो दो संख्याएं औसत 15 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, औसत गुणते संख्या 2 से गुणा कर देंगे तो योग कितना आ गया बेटा, इनका 30 आ गया। ठीक ना। और यहां पर हमारे अनुसार पर इनका योग कितना है 3, तो 3 बराबर किसके है 30 के, तो पहली संख्या कितनी है 1, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 10। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। ये आपका कैलकुलेशन का सिंप्लीफिकेशन का था। ये देखिए 3200 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 दूनी 32 कितना आ गया बेटा 200। अब 200 को 4400 में घटाएंगे तो यहां से ये कितना बच जाएगा बेटा 4200। 32 को आप 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 128। ठीक ना। 30 चौको 120 और 8 वो। अब क्या कह रहा है इनका पूरे का मान, तो बेटा ये कितना 100 इसमें जोड़ देंगे तो ये 43 28, 43 28 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से तीसरा नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक मेज को 11,400 में
बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए 18% की हानि होती है। अगर आपने सीपीएसपी 100 की चीज थी तो आप 18% की हानि पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे बेटा? 82 में। तो ये वैल्यू जो पहले विक्रय मूल्य दिया गया है, ये किसकी वैल्यू दी गई है? 82 की। तो हमें क्या करना है, हम तो एक तो पहले सीपी निकाल के वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट तरीका देखिए, इससे थोड़ा टाइम कम लगेगा। पहले सीपी निकालो फिर बाद में जाके वो चीज गणना करो जाके, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इस वजह से हम इससे चलेंगे। देखिए ये जो वैल्यू है 11,480 की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है बेटा? 82 की। अब अगर ये जो आपका इतना धनराशि दिया गया है 11,480, ये किसकी वैल्यू है? 82% की मान लो या 82 की ही मान लो। और जब इसकी 15,540 की वैल्यू कितने की हो जाएगी? 15,540 की वैल्यू कितने की होगी? तो 82 को डिवाइड कर देंगे 11,480 से और किससे गुणा कर देंगे? 15,540 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये जीरो जीरो आपका कट हो गया, तो ये जीरो जीरो कट हो गया आपका। अब देखिए बेटा ये 82 है तो 82 हमारा 41 से कटता है, तो अल्टीमेटली ये 41 से कटना चाहिए ऊपर नीचे। 41 टू जा, ठीक ना? तो 41 दूना 82, तो यहां से कितना बचा बेटा आपका? 32 8। तो कितना हो गया? 32 8। अब ये कितने बार बेटा चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा? 28। अब 2 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा? 14। अब 14 से इसको कट कर लो तो 14 एकम 14, फिर एक बचा 14 एकम 14, 14 एकम 14। तो मतलब क्या आ गया? ये किसकी वैल्यू आ गई? 111 आ गई। 100 की चीज थी, 111 में अगर बेची जा रही तो बेटा कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? यहां से 11% का, या मान लो 111% आ गया यहां से। ये 82% था तो ये कितना आ गया? 111%। तो बेटा 100 तो परसेंट सीपी होता है, 11 उसमें अधिक मिल रहा है तो 11% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये कैलकुलेशन का है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। 8 को 64 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 8, और इधर 3 दूनी 6 ये हो गया, और 6 को ये माइनस का बेटा, ये 6 हो गया 6, और 6 को 8 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 प्लस का, तो 420 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 422 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं। 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कितने रुपए आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है? 10,210 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट को क्या कर दिया जाता है? जो वार्षिक दर होती है उसको आधा कर दिया जाता है। और टर्म, जो टर्म होते हैं एक वर्ष में 2 हाफ ईयरली हो जाती है, इस वजह से 2 वर्ष में कितने यहाँ पर होंगे बेटा? 4। तो कहीं ना कहीं अब जो हम इसका करेंगे तो 4 की पावर ही हमारी बननी चाहिए। देखिए बेटा आपका प्रिंसिपल, ऊपर क्या बेटा? अमाउंट। अब अगर यहां पर देखिए आपका प्रिंसिपल कितना था? 22,000, ठीक ना? और बाय अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। तो 22,000 में 10,210 जोड़ेंगे तो 32,210.2 आ जाएगा। 32,210.2 आ गया। ये पॉइंट हमने हटाया, ये जीरो बढ़ा दिया। अब देखिए ये कहीं ना कहीं ये 4 जीरो हैं तो कहीं ना कहीं 10 की पावर 4 बनेगी। तो इसको 11 से जरा कट करिए बेटा। 11 दूनी 22, तो ये 4 जीरो बचे इधर। ऊपर 11 दूनी 22, तो आपका 10 हो गया, 102 हो गया। 11 नवैया 99, आपका 3 हो गया, ये 31 हो गया। 11 दूनी 22, तो आपका कितना आ गया? 9। तो अब 90, 11 थे 88, और फिर 2 बचा, 11 दूनी 22। अब 2 से और कट करिए बेटा इसको। ये आपका कितना आ गया? 10,000 नीचे। अब 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 एकम 2। तो आपका क्या चीज आ गई? एक हिसाब से हम अलग लाइन में लिख लेते ताकि तुमको सही से समझ में आए। ये हो गया बेटा 14,641, और ये कितना है बेटा आपका? 10,000। तो एक हिसाब से देखोगे तो ये कितनी आ गई? 11 की पावर 4 आ गई।
और ये कितना आ गया 10 की पावर 4। तो एक हिसाब से आपको 4 टर्म में चाहिए थी, तो 4 टर्म हट जाएंगी तो 10 की चीज कितने की होगी बेटा 11। तो ब्याज कितना मिल गया 1 किस पर 10 पर, तो गुणते 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज कितना निकल के आ गया 10। और ये परसेंटेज कैसा निकला है बेटा, हाफ ईयरली परसेंटेज निकला है 10। तो ईयरली परसेंटेज कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 गुणते 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 20%। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब लेटर सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो जो क्यूब का होता है लेटर सरफेस एरिया क्या होता है 4, ठीक ना, कर्व सरफेस एरिया, जो लेटर सरफेस एरिया, तो क्या होता है 4 गुणित भुजा का स्क्वायर, क्योंकि भुजा क्या होती है इसकी समान होती घन क्यूब की। तो अब ये इसमें 14 के स्क्वायर करेंगे तो 14 के स्क्वायर कितना होता है 196। तो 4 गुणते 196 कर देंगे, 4 चौको 4 का गुणा 6 से करेंगे, ठीक ना, 6 चौको 24, 9 चौको 36, 2 38, 3 करी 4 3 7, तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहने वाला है। ये 14 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। चार संख्याओं का औसत 24 दे रखा है और प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से 2 गुना है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं चार संख्याएं कौन सी हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ये प्रथम दो, ये अंतिम दो। अगर हम बातचीत करते हैं, कह रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत, तो प्रथम दो ए प्लस बी, औसत क्या होता है योग बटे संख्या, तो दो ही संख्या है तो 2 से भाग कर दिया। अंतिम दो संख्याओं का औसत, तो सी प्लस डी, इसको 2 से भाग कर देंगे। आपसे बोल रहा है प्रथम दो संख्याओं का जो औसत है अंतिम दो संख्याओं के औसत से 2 गुना है, ये वाला 2 गुना है, इसके पास ज्यादा पैसा है। तो हम अगर अब इनको बराबर में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे बेटा 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहां पर 2 ये नीचे, ये 2 नीचे, दोनों क्या हो गई बेटा कट गया। आपसे पूछा क्या गया है अंतिम दो, तो अब एक हिसाब से हम बोल सकते हैं ए प्लस बी बराबर आपका कितना होगा 2c प्लस डी, ये आपका होगा। अब अगर हम बातचीत करते हैं उन सभी चारों का योग, तो चारों का योग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और योग क्या, चार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 24, तो 24 गुणते क्या कर देंगे 4, औसत गुणते संख्या वही योग होता है। हम इस ए बी के स्थान पर क्या लिख सकते हो बेटा 2, क्या लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में सी प्लस डी लिख सकते हैं। तो यहां पर एक बार ये फिर क्या है सी प्लस डी है, हमने क्या कर दिया ए बी के स्थान पर ये वैल्यू लिख दिया, यहां पर ये आपने अभी ऊपर देखा था। तो अब ये क्या हो गया, ये एक बार सी डी है, ये 2 बार सी डी सी प्लस डी है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3c प्लस डी बराबर यही कितने के आ गया बेटा 24 गुणते 4। अब 3 से ये नीचे जाएगा भाग में चला जाएगा तो ये कितना आ गया 8, 8 चौको 32, तो c प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 32। यही आपसे कह रहा था अंतिम दो संख्याओं का योग कितना होगा, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। कह रहा 30 120 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 30 है आपका, 120 है और समानुपात 15 और चतुर्थ समानुपात कितना x मान लेते हैं। तो क्या होता है पहला अंतिम और मिडिल का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 120 गुणते कितना कर दोगे बेटा 15 बराबर 30 गुणते कितना करोगे x। 30 से बेटा ये नीचे आएगा कटेगा, तो 30 चौको 15 चौको 60, तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 आ गई। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, जो 11 से विभाज्य होती है उनका क्या रूल होता है बेटा, अल्टरनेट संख्याओं का योग का अंतर या 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या है। अगर हम पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं तो अल्टरनेट संख्याएं, तो ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, तो इनका योग 6 1 कितना आ गया बेटा 7 और 5 2 कितना आ गया 7, तो 7 7 क्या आ गया 0। हमने क्या क्या
अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या है तो वो 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा 11 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट की बातचीत करते हैं, सेकंड ऑप्शन की चेक करते हैं, तो ये तो 11 से विभाज्य है। इसकी बातचीत करते हैं तो ये कितना हो गया, 7 3 10 और 6 2 8, तो 10 और 8 अंतर कितने का, 2 का। अब ये 0 नहीं आया, ना 11 से कटने वाली संख्या आई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये 11 से विभाज्य नहीं होगा और सभी 11 से विभाज्य होंगी। 100% यहाँ पर ऑप्शन में रखा होगा, चाहे देख लो। थर्ड ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं, 7 8, लेकिन आपको वहां एग्जाम में चेक नहीं करना है, क्योंकि आप तो यहाँ जान गए कि आपका सेकंड आंसर है, आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको बस समझाने के लिए हम यहाँ पर अभी करा रहे हैं। 8 7 कितना होता है बेटा, 15, और 2 2 कितना हो गया बेटा, 4, तो योग 15 में 4 घटा देंगे तो क्या आ गया, 11। तो ये 11, अभी हमने क्या बोला, अल्टरनेट संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो 11 ही आ गया जी, तो 11 से कट रहा तो 100% डिवाइड होगा। यहां पर देखिए 5 3 8 6 2 8, तो 8 8 घटा देंगे तो 0 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आपका सेकेंड नंबर होगा, ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहा है a का 4/5, a का 4/5 और b के 2/5 के बराबर है। तो नीचे बेटा 5 5 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर कट गया। यहाँ पर a था, इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, b, और ये ऊपर 1 लिखा है, 1 लिखा रहने, लेकिन इसके नीचे क्या ले जाओगे, 2, a 2 तो b 2, मतलब a 1 तो b 2, तो आपका रेशियो a:b का पूछा गया, तो 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। देखा, आप लोग इस तरह से किया करिए, जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो आप साथ साथ रफ कॉपी में अपना आपका पेन कॉपी चलते रहना चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी फास्ट होता है। ये कैलकुलेशन का हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए बेटा, जैसे हमने इसको देखा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 5, 5 को हम 45 में भाग करेंगे, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 9, और ये इधर देखिए बेटा, 42 प्लस 43 माइनस 6, आपको तोड़ेंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 4 और गुणते कितना बेटा, 9, ये आपका आ गया। तो 9 चौको 36, और 36 का गुणा 6 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 216। 216 और 42 43, तो आपका कितना आ गया बेटा, 85, ये माइनस का ये प्लस का 85, तो 216 में से कितना घटा दोगे, 85, तो 6 में 5 गया, 1 बचा, 11 में 8 जाएगा, 3 बचा, 2 यहाँ पर एक कैरी चला गया था 1, लेकिन ये माइनस का बचा 131, तो इस वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 131। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे बोल रहा है ए और बी एक काम को 14/3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में पूरा कर सकता है, और सी और ए उसी काम को 16/3 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, ए और बी एक काम को 14/3 दिन में कर रहा है, बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में कर रहा है, जबकि सी और ए उसी काम को 16/3 दिन में कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कुल काम निकालना है। आपसे पूछा क्या गया है, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए, आपका 14 है, 12 है और 16 है, इन सभी का एलसीएम लेके क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। 16 12 का एलसीएम कितना आ गया बेटा, आपका 48, और ये 14 है, 14 में आपका 2 ऑलरेडी 48 के अंतर्गत है, आपका बचा कितना, 7, तो 48 गुणते 7 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 336, तो 336 के आगे आपका कुल काम आ गया। तो कुल काम कितना आ गया बेटा, 336। अब बेटा 336 को 14/3 करेंगे तो 3 ऊपर गुणा में जाएगा, 14 से 336 को अगर हम कट करेंगे तो बेटा आपका कितनी बार आ जाएगा, 14 14 दूनी 28, फिर 24 बार चला जाएगा, और साथ में 3 से गुणा कर लेंगे तो इनकी क्षमता कितनी आ गई बेटा, 72, कैपेसिटी कितनी आ गई, 72,
और 336 को अगर 12 से कट करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर आपका 12 अट्ठे तो 28, 28 गुणते कितना हो जाएगा बेटा 5, तो कितना आ जाएगा आपका 140 आ गया इसकी क्षमता। अब अगर इसकी बातचीत करते हैं 16 से, तो 16 दूनी 32 और फिर 16 एकम 16, 21 बार चला गया और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया बेटा 63। तो इस तरह से ये इनकी क्या निकल आई कैपेसिटी। अब अगर इनमें सभी की कैपेसिटी को क्या करेंगे आपस में ऐड करते हैं, तो किसको किसको a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2a 2b और क्या निकल के आ जाएगा 2c। तो हम 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं बेटा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 72 प्लस 140, तो कितना आ गया बेटा आपका 212। 212 में हम कितना जोड़ देंगे बेटा 63, तो कितना आ जाएगा आपका 275। तो 275 किसकी कैपेसिटी होती है बेटा 2a 2b 2c की। तो ए बी सी की कैपेसिटी, ए बी सी की क्षमता बेटा कितनी आ गई 275 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा 2 आ गया। एक दिन में ए बी सी मिलकर कितना काम करते हैं 275 बट्टे 2 करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 275 बट्टे 2 गुणते कितना कर दोगे 2, 2 से 2 कट गया, तो एक 2 दिन में कितना काम करेंगे 275 काम करेंगे। अब अगर हम बातचीत करते हैं तो क्या कह रहा है कुल कितना काम, तो यहां पर 275 तो बेटा काम इन्होंने किया, लेकिन कितने का, कुल काम कितना था 336, तो 336 तो 275 बटे 336 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह से आपका इस वाले क्वेश्चन का क्या रहता है आंसर 275 बटे 336 आपका क्या रहता है आंसर रहता है। और यही आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल सही से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती जाए तो शेयर करते रहिए और साथ ही साथ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।